गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल स्टडी वर्ड। मैं हूँ आपकी फ्रेंड नेहा। ना आज हम डिस्कस करेंगे कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964 से 66 तक। कब से कब तक था ये? 1964 से 66 तक। उच्च शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक। भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। ये ऐसा क्यों कहा गया है? इसका है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा का समरूप से अध्ययन किया, उसके संबंध में अपने सुझाव दिए। आयोग की मूल धारणा की शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। क्या है? शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। उसने अपने प्रतिवेदन का शुभारंभ ही इस वाक्य से किया कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। और नेक्स्ट है हमारा, सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली का नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। वो क्या था? कोठारी आयोग। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत करी, जो भारत की शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। डॉक्टर कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे और जेपी नायक आयोग के संयुक्त सचिव थे। आयोग में 70 सदस्य थे, जिसमें 6 विदेशी थे। यह आयोग था क्या? भारत सरकार के आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य के संदर्भ में घोषणा की। आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सभी स्तरों एवं पक्षों के संबंध में समान सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में सुझाव देगा। जो भी राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सभी स्तरों और पक्षों के संबंध में समान सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में सुझाव देगा। और ये आयोग सरकार को शिक्षा संबंधी नीति, जो शिक्षा बनाने के संबंध में नीति थी, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान थे, शिक्षा के हर क्षेत्र में जो डेवलपमेंट की संभावना पर विचार करने और अपने सजेशन देने के लिए सरकार को देने के लिए गठित किया गया था ये आयोग। इस आयोग को गठित करने का मेन मोटो था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन हो, कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसका गहराई से अध्ययन हो और उसके प्रति जो व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाना और उसके सुधार में सुझाव देने के लिए ये आयोग गठित किया गया था। ये क्या था? पूरे देश के लिए शिक्षा का आयोजन एवं प्रशासन संबंधी नीति तत्व निश्चित करना और इस संबंध में सरकार को सुझाव देने के लिए ये आयोग गठित किया गया था। इससे पहले देखिए, आपको सार्जेंट योजना भी आई थी 1944 में, परंतु वह बहुत देर खा रही थी। वो कितने 40 वर्ष की थी। 40 वर्ष तक कौन वेट करता कि एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए हम 40 वर्षों तक वेट करते, तो वो योजना सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद राधा कृष्ण आई, वो स्वतंत्र भारत की पहला आयोग था। फिर मुदालियार आया, फिर उसके बाद कोठारी आयोग आया। कोठारी आयोग में हुआ क्या कि आयोग ने इस बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए 2 विधियों का अनुसरण। पहली निरीक्षण और साक्षात्कार और दूसरी प्रश्नावली। निरीक्षण और इंटरव्यू में क्या था? आयोग ने कार्यकारी दल वर्किंग ग्रुप बनाए, जिसमें अपना कार्य शुरू किया। फिर था डॉक्टर DS कोठारी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विज्ञान नीति बनाने में जिन लोगों ने सहयोग दिया, उसमें डॉक्टर कोठारी, होमी भाभा, डॉक्टर मेघनाथ साहा और CV रमन थे। डॉक्टर कोठारी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। डॉक्टर कोठारी कौन थे? वैज्ञानिक सलाहकार थे। और 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, जहाँ वे 10 वर्षों तक रहे। उन्होंने अपना योगदान कितने वर्षों तक दिया? 10 वर्षों तक दिया। इस आयोग में एक्चुअली में हुआ क्या कि 2 विधि बनाई गई। पहली निरीक्षण और इंटरव्यू और दूसरी प्रश्नावली। इंटरव्यू मतलब जो देश के बड़े बड़े उच्च शिक्षा टीचर थे, जिन्हें हायर एजुकेशन प्राप्त थी, जो उच्च श्रेणी पे कार्यरत थे, उनसे क्वेश्चन आंसर किया, उनके सलाह और सुझाव दिए। प्रश्नावली में यही था कि उन्होंने अपना एक प्रारूप क्वेश्चन का तैयार कर दिया और सबके पास भेज दिया। जैसे इन्होंने 5000 व्यक्तियों के पास भेजा, जिसमें से 2400 व्यक्तियों ने ही इसे भरकर लौटाया। कई लोग के पास आता है, नहीं देते हैं, जवाब देने का टाइम नहीं है, सोचते अरे हम क्यों दें, तो इनमें से 5000 में सिर्फ 2400 व्यक्तियों ने इसे भरकर लौटाया। इस प्रश्नावली जो भर के लौटाई, उसका सांख्यिकी विवरण तैयार किया, एनालाइज किया पूरा कि सबके क्या क्या सुझाव हैं। इन विधियों से प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श किया और अंत में 19 जून 1966 को, और उन्होंने भ्रमण भी किया, सब जगह जाके स्कूलों में टीचरों से मिलकर सब जगह भ्रमण किया, उनके सुझाव देखे, स्कूलों की शिक्षा प्रणाली देखी, जाके उन्होंने शिक्षाविदों से भेंट की, उनसे विचार विमर्श भी किया, मुख्य तत्वों का लेखबद्ध भी किया, उसका अनुसरण भी किया।
देश के विभिन्न प्रांतों में उन्होंने मतलब दौरा किया, जा के भ्रमण किया, उनके अनेक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों को भी देखा, छात्रों से भी मिले, शिक्षकों से भी मिले, प्रशासकों से भी मिले, उनका इंटरव्यू भी लिया। तो फिर अपनी रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत करी। कोठारी आयोग फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस की शैक्षिक परिषद का सदस्य भी थे। भारत में शैक्षिक मॉड्यूल बनाने के लिए आयोग ने जिन 3 चीज़ों पर जोर दिया वे हैं आंतरिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार। शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भी आयोग गठित किया गया। मतलब जो हमारे देश की शिक्षा की तत्कालीन प्रशासनिक ढांचे की नींव अंग्रेज़ों ने रखी थी। अंग्रेज़ चाहते थे जैसे हमारी भाषा अंग्रेजी है तो हम अंग्रेजी ही यहाँ पर, उन्होंने अंग्रेजी पे जोर दिया, लेकिन अंग्रेजी भाषा हर कोई तो अंग्रेजी नहीं बोल सकता ना, तो ये इनका आयोग भी असंतोषी साबित हुआ। स्वतंत्र भारत के में उसमें परिवर्तन किया जाना आवश्यक था। अंग्रेज सरकार हमारी शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती थी और इसे भी बढ़ाना आवश्यक था। शिक्षा पे बहुत कम व्यय करते थे वो लोग, इसे भी बढ़ाना आवश्यक था। नियोजन के अभाव में तो कोई उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई जब तक प्लानिंग नहीं करो जब तक हम कोई प्लानिंग नहीं करें तब तक कोई उद्देश्य प्राप्ति नहीं कर सकते, ना कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते। तो इसलिए उन्होंने इसके संदर्भ में भी सुझाव दिए। केंद्र सरकार ने अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% प्रावधान करें। केंद्र सरकार ने अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करें, ये भी उन्होंने सुझाव दिया। अब क्या आंतरिक परिवर्तन, सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। बालक बालिकाओं को क्या दी जाए? विज्ञान तथा गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। जब समान पाठ्यक्रम, समान करिकुलम होगा तो उसकी अनुशंसा बालिकाओं को एक समान अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी बोला कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित किया। जो माध्यमिक स्कूल थे 25%, उनको इन्होंने कहा व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। और उच्च माध्यमिक स्तर पर कम से कम 50% बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। और उच्च माध्यमिक स्तर जो थे उसमें कम से कम 50% को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे आगे जाके जॉब कर सकें। सभी बच्चों के जिससे जॉब करेंगे तो देश का भविष्य उज्ज्वल होएगा। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा की शिक्षा दी जाए। और बच्चों को क्या दी जाए? प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा की शिक्षा। माध्यमिक स्तर सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया। माध्यमिक स्तर जो सेकेंडरी लेवल था वहाँ स्थानीय भाषाओं में, जो वहाँ स्थान की भाषा थी उसमें शिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया। उन्होंने बोला शिक्षा में इस प्रकार किया जाए कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक शिक्षा 70% बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा हो तथा 30% मेधावी छात्र छात्राएँ उच्च शिक्षा ले पाएँ। इन्होंने बोला 70% जो माध्यमिक शिक्षा के बच्चे हैं उनके लिए पूर्ण शिक्षा हो तथा जो बचे 30% है मेधावी छात्र छात्राएँ वो उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकें, हायर एजुकेशन में प्रवेश ले सकें। इन्होंने शिक्षा पे बल दिए, शिक्षा के सुधार के लिए बहुत सुझाव दिए। इन्होंने बोला सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर दिए जाए, मतलब कोई भेदभाव न हो शिक्षा के लिए। और माध्यमिक में उच्च शिक्षा का समुचित विकास किया जाए। इन स्तर पर युवकों को कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाए। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ जाए जिसमें बच्चों में लोकतंत्री मूल्यों का आस्था उत्पन्न हो। प्रौढ़ शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने बोला प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 3 से 6 वर्ष की उम्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। और 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। अगर 6 वर्ष पूर्ण हो जाए, जैसे आज भी हो रहा है कि 6 वर्ष 5, पहले तो था कि 5 वर्ष का बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब भी यही हो रहा है कि 6 वर्ष के पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले 10 के बाद हो। विषय मतलब जो सब्जेक्ट चूज़ करने का है वो 9th में ना हो के 10th के बाद हो। और शैक्षिक ढांचे को 10+2+3 में व्यवस्थित किया गया। 10+2 हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन में व्यवस्थित किया जाए, जो अभी भी चल रहा है।
तथा प्राथमिक शिक्षा की पाठशाला पूरे देश के लिए, इन्होंने क्या बोला, प्राथमिक शिक्षा की पाठशाला पूरे देश के लिए समान हो, ये सरल होनी चाहिए, ताकि इसमें मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर भी विशेष बल दिया इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल दिया, मतलब इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए बल दिया, मतलब जब विद्यालय का टाइम ओवर हो गया या उससे पहले या उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी इन्होंने बल दिया। इन्होंने बोला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाए जिसमें कृषि की व्यवस्था हो, उन्हें कृषि विद्यालयों से संबद्ध किया जाए। इन्होंने प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम कक्षा 10 के बाद 5 वर्ष का, इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि प्रथम जो स्नातक पाठ्यक्रम कक्षा 10 के बाद 5 वर्ष का हो, कक्षा 12 के बाद 3 वर्ष का हो, मतलब 10th के बाद अगर कोई करेगा तो 5 वर्ष का स्नातक हो, और 12th के बाद करेगा तो 3 वर्ष का हो। इसमें सैद्धांतिक शिक्षण की अपेक्षा प्रायोगिक कार्य पर अधिक बल दिया। कृषि विश्वविद्यालय को 25% छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, इन्होंने बोला अपने सुझाव में। इन्होंने ये भी बोला कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट 60 वर्ष की अपेक्षा 65 वर्ष कर दिया जाए। स्त्री शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया। मतलब इन्होंने बोला कि अगर लड़कियां बाहर जाके पढ़ नहीं सकती तो उन्हें पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए बोला अगर प्रौढ़ शिक्षा चलाना नहीं पॉसिबल हो तो ग्रीष्म अवकाश में चलाया जाए। और यह बोला इन्होंने माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, जूनियर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए, स्नातक तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। कॉमन स्कूल सिस्टम प्लस सभी के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए, और स्नातक तक की शिक्षा जो मातृभाषा अपनी मातृभाषा में ही दी जाए। शिक्षक की आर्थिक सामाजिक व्यवसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। विज्ञान की शिक्षा स्कूल से शुरू होनी चाहिए। विज्ञान की जो शिक्षा है वो स्कूल से ही शुरू हो जानी चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षण में सुधार करके वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करें, मतलब विज्ञान की शिक्षा को स्कूल में ही शुरू कर देना चाहिए। और जब विश्वविद्यालय डिग्री कोर्स में बच्चा प्रवेश ले तो उसके शिक्षण में सुधार करके वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करें। इन्होंने ये भी बोला 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। और इस सुझाव में दिया बजट 2% के स्थान पर 6% व्यय करने के लिए सुझाव दिया। क्या किया, बजट को 2% से 6% के लिए सुझाव दिया। आयोग ने 3 भाषा सूत्र दिए, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा सिखाई। पहले डिग्री स्तर तक मातृभाषा, जब डिग्री स्तर ग्रेजुएशन में थी मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब अंग्रेजी भी आनी चाहिए। अगर किसी से हम अंग्रेजी में बात करना चाहें तो संपर्क भाषा में अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का सुझाव दिया, प्रौढ़ शिक्षा 15 से 30 वर्षों के लिए अनपढ़ लोगों के लिए जो प्रौढ़ शिक्षा थी वो 15 से 30 वर्ष के जो अनपढ़ लोग थे उनके लिए विश्वविद्यालय व्यवस्था हो। विश्वविद्यालय समय के बाद या पहले, यानी जैसा मैंने अभी आपको बताया, विद्यालय समय के बाद या पहले, या अगर नहीं हो पॉसिबल हो पा रहा तो ग्रीष्मकाल अवकाश के टाइम में, ग्रीष्मकाल में ये चलाए जाने चाहिए प्रौढ़ शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम। प्रौढ़ शिक्षा को 15 से 30 वर्ष के लिए अनपढ़ लोगों के लिए तथा विद्यालय में व्यवस्था हो, विद्यालय समय के बाद या पहले, या विद्यालय के समय के बाद या पहले प्रौढ़ शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1968। इसमें क्या था, 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। 24 जुलाई 1968 को क्या किया गया, भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। ये पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। या ये क्या थी, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर ही आधारित थी। ये सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का GDP पर 6%, 2% के बदले 6% खर्च होगा। और 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण 10+2+3 पद्धति का विकास किया जाए, मतलब 10th फिर इंटर फिर ग्रेजुएशन 3 साल का। हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास किया जाए। शिक्षकों के अवसरों की समानता का प्रयास किया जाए। विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए। नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। इन्होंने इस शिक्षा नीति में ये आया। नेक्स्ट, आयोग की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1968 में भारत की लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया गया। जो ये कोठारी आयोग की सिफारिश थी, उस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भारत की लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया गया। लेकिन हिंदी भाषा जैसे 3 शब्द के फार्मूले की सिफारिशों को उत्तरी हिंदी राज्यों द्वारा अंग्रेजी घृणा और दक्षिण राज्यों से हिंदी नफरत के कारण खारिज कर दिया गया। 3 फार्मूला जो दिया था, उसमें उत्तरी हिंदी राज्यों द्वारा अंग्रेजी घृणा, जो उत्तरी हिंदी उसमें आते अंग्रेजी घृणा करते थे, दक्षिण राज्य थे वहाँ हिंदी नफरत के कारण खारिज कर दिया गया। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र क्या दिया? गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा या कोई भी आधुनिक भाषा जो हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न हो। मतलब जो इन दोनों में ना ली गई हो, हिंदी अंग्रेजी भाषा, कोई भी आधुनिक भाषा जो हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न हो, ये इन्होंने त्रिभाषी सूत्र दिया। कुछ छात्रों विशेष वैज्ञानिक व तकनीकी छात्रों को ऋण छात्रवृत्ति दी जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, ये भी बोला इन्होंने कोठारी सुझाव में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा के समस्त पहलुओं पर विस्तार से विचार किया और उनके संबंध में ठोस सुझाव दिए। इस आयोग के सुझावों का पहला प्रभाव तो यह हुआ कि 1968 जो सुझाव दिया उसमें यह हुआ कि 1968 को स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और इस शिक्षा नीति में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया। इसका दूसरा प्रभाव यह हुआ कि देश के आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन पर सर्वाधिक बल दिया गया और देश के आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया। परिणामस्वरूप देशों में उद्योगों को आवश्यकता अनुसार कुशल कर्मकारों के तकनीकी विशेषज्ञ सुलभ हुए। देश के औद्योगिकरण को गति मिली और देश का आर्थिक विकास हुआ, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा। आज भी हमारे देश में विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा पर सर्वाधिक बल है और इससे देश के औद्योगिकरण तेजी हो रहा है और देश का निरंतर आर्थिक विकास हो रहा है। इन्होंने क्या बोला है कि तकनीकी शिक्षा पर, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए। देश के उद्योगों को आवश्यकता ना, ताकि तकनीकी शिक्षा बल दिया जाए, कुशल कारीगर वहाँ से निकलेंगे और कर्मकार और तकनीकी